नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर हक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का पहला सेट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला सेट जो है फिजिक्स का है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये जो टोटल क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है वो 40 है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, और आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और कमेंट के नीचे बताइएगा कि आपका कितना में 40 में से कितना आपका सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है पारदर्शी पदार्थ, बी अपारदर्शी पदार्थ, सी पारभासी पदार्थ, डी बटर पेपर। तो बताओ स्टूडेंट कौन सा सही होगा इसमें। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो हमारा है पारदर्शी पदार्थ यानी बी नंबर। तो क्वेश्चन में क्या था कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो पारदर्शी पदार्थ ऐसा होता है जिनसे प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है, और पारदर्शी पदार्थ बी नंबर जो है इसमें जो है प्रकाश पार नहीं करता है। और पारभासी पदार्थ जो होता है उसमें से जो है कुछ ही प्रकाश को जो है अपने में से होकर जाने देती है, और बाकी को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग का आंसर जो होगा वो ए होगा, पारदर्शी पदार्थ। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है। पहला ऑप्शन है 2 गुनी होती है, बी है आधी होती है, सी है चौथाई होती है, डी है बराबर होती है। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसमें जो हम लोग का आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर यानी आधी होती है। तो क्वेश्चन था अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम लोग का जो फोकस दूरी एफ जो बराबर होता है वो वक्रता त्रिज्या यानी r/2 यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो हम दो का आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने में क्या लगा रहता है, समतल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। सी नंबर है अवतल दर्पण, डी है एक पतला लेंस। इसमें क्या आंसर होगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। तो हम लोग का तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी उत्तल दर्पण। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। तो मोटर गाड़ी चालक के सामने क्या लगाता है, तो उत्तल दर्पण। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। कह रहा है कि अवतल दर्पण आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे जो कि उसका सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन है ए नंबर वक्रता केंद्र पर, बी है वक्रता केंद्र से परे, सी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो आंसर इसका बताओ। तो क्वेश्चन 4 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। तो हम लोग का आंसर होगा वो डी नंबर है, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। अवतल दर्पण में जो है एक ही जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु हम कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। तो आंसर होगा डी नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। ऑप्शन है समतल, बी है उत्तल, सी है समतल अथवा उत्तल, डी है अवतल।
तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोग का सी नंबर। यानी कि एक क्या क्वेश्चन था, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल और अवतल जो एक ऐसा दर्पण है जिसमें जो हमको जो है सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, बल्कि अवतल दर्पण जो होता है इसमें सीधा भी प्राप्त होता है और उल्टा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो राइट आंसर 5 का है सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, छठा है क्वेश्चन हम लोग का। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 6 है कि किन से हम मेरा जो है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कहाँ वस्तु को रखने पर जो आभासी प्रतिबिंब किस किस दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए नंबर है केवल समतल दर्पण द्वारा, बी है केवल अवतल दर्पण द्वारा, सी है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, डी है इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर। क्योंकि अभी हमने 5वां क्वेश्चन में बताया था कि अवतल दर्पण में भी जो है हम लोग का आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल तो उत्तल में तो बनता ही है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर होगा वो है डी नंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन है ए नंबर कॉर्निया, बी है रेटिना या दृष्टिपटल, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो मेरा होगा बी नंबर। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, किसी भी वस्तु को जो देखते हैं तो हमारे नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना या इसी को बोला जाता है दृष्टिपटल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ बी नंबर। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। कह रहा है कि सामान्य जिसका अंक सही है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर की वस्तु को देख सकता है। ऑप्शन है ए नंबर 25 मीटर, बी है 2.5 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर और डी है अनंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। 8 का जो है डी नंबर होगा। क्योंकि सामान्य नेत्र जो है अधिकतम से कितनी भी दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो इसलिए हम लोग का आंसर जो है वो है डी नंबर यानी अनंत। जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से देखिए और जितना सही होता है उसको कमेंट में जो है लिखिए कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। तो चलती हैं अगले के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, और फोकस दूरी अगर अधिक हो गया तब हम क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हम लोग का सही है वो है ए नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतह से घिरा रहता है। ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 4 और डी है 3। तो हम लोग का आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। यानी एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है, तो वह 5 सतह से घिरा रहता है। जैसे कि प्रिज्म का जो हम लोग का बनता है ऐसे बनता है।
जिसमें इसमें सतह हो गई 1 2 3 4 5, यानी टोटल जो है फ्रिज में कितना सतह होता है तो वो 5 होता है। तो 10 का राइट आंसर होगा बी नंबर यानी 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर है लाल, बी है बैंगनी, सी है नीला और डी है हरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी बैंगनी। क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये प्रिज्म है, ठीक है। इससे जब प्रकाश पार करता है तो निम्न जो है 7 में जो है विभक्त हो जाता है। 7 प्राकृतिक में, जिसमें जो है सबसे अधिक जो विचलित होता है वो हमारा बैंगनी होगी, यानी बी नंबर होगा आंसर। इसका आंसर जो है बी नंबर होगा बैंगनी। और सबसे कम विचलित होता है लाल, लाल यहाँ पे होगा और नीचे होता है बैंगनी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर राइट जो होगा वो बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या, यहाँ पे दूर होगा, दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं। ऑप्शन है दूरदर्शिता, बी है समांजन क्षमता, सी है निकट दृष्टिता और डी है जरा दूरदर्शिता। इसमें कौन सा आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी समांजन क्षमता। यानी आँख जो है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलता है। अगर मान लो दूर की वस्तु को देखना है, कभी नज़दीक की वस्तु को देखना है, तो वो जो है फोकस दूरी को जो लेंस जो है बदलते रहता है। किसके द्वारा बदलता है, तो समांजन क्षमता के द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। यानी जब किसी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो तार जो है हल्का गर्म होता है। गर्म होने के कारण जो है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो कण होता है ना वो जो है वाइब्रेट करने लगता है, गतिशील होने लगता है। तो 13 का जो आंसर है वही पूछ रहा था कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होता है। तो गति जो करने लगता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर ए है एम्पियर, ए नंबर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी यहाँ पे होगा डी है जूल। तो आंसर क्या होगा इसमें। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या डी नंबर है आपका शक्ति। यहाँ सी के जगह पे डी होगा और प्रतिरोध जो है सी नंबर होगा। वो कौन सा आंसर होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा वो प्रतिरोध होगा। क्या होगा बच्चों कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा होता है उष्मा में उसको परिवर्तित कर देता है, हीट में, तो वो प्रतिरोध करता है। क्या कि अगर किसी तार में प्रतिरोध अधिक होता है तो वो जो है गर्म तार होने लगता है देखना। तो वो उष्मा में किसके कारण बदल जाता है, वो प्रतिरोध के कारण। तो आंसर 15 का राइट होगा बी नंबर यानी प्रतिरोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम।
इसका राइट आंसर होगा 16 का बी नंबर यानी ओम। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, वह है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर में जो है कुंडली के तौर पर किस तत्व का उपयोग किया जाता है तार के लिए। ए नंबर है तांबा, बी है टंगस्टन, सी है नाइक्रोम, डी है जस्ता। तो इसका आंसर क्या होगा। तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली के रूप में जो है जिस तत्व का उपयोग किया जाता है उसका नाम है नाइक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है पूछ रहा है। ए नंबर है धारा का, बी है समय का, सी नंबर है विद्युत ऊर्जा का और डी है विद्युत शक्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा सी नंबर, यानी कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर को किस युक्ति से हम लोग मापते हैं, युक्ति का उपयोग किया जाता है मापने में। तो ए नंबर है एमीटर, बी है वोल्टामीटर, सी है वोल्ट मीटर, डी है ओम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है वोल्ट मीटर, यानी विभवांतर को मापने वाला जो युक्ति है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा जो है किस युक्ति से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर जनित्र है, बी है गैल्वेनोमीटर है, सी है एमीटर है और डी मीटर। इसमें कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी जनित्र, यानी जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू में जो उपयोग किया जाता है विद्युत कितना वोल्ट और कितना हर्ज से जो आपूर्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 220 वोल्ट 100 हर्ज पर, 110 वोल्ट 100 हर्ज पर, हर्ज जिसको बोला जाता है 220 वोल्ट 50 हर्ज पर और 110 वोल्ट 50 हर्ज पर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो 21 का जो होगा सी नंबर होगा, यानी 220 वोल्ट 50 हर्ज पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त जो नियम है वो अंगूठा जो किस दिशा को संकेत करता है। ऑप्शन ए है धारा का, बी है चुंबकीय क्षेत्र का, सी है बल का और डी है इनमें से किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बल का, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का अंगूठा जो है वो बल की दिशा को संकेत करता है। चलते हैं अब अगले के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विद्युत फ्यूज आधारित है। ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी है धारा के रासायनिक प्रभाव पर और डी है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का वो होगा ए नंबर, यानी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि स्विच लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है स्विच लगाए जाते हैं। ए नंबर है ठंडे तार में, बी है गर्म तार में, सी है अर्थ तार में, डी है कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट होगा वो होगा बी नंबर, यानी गर्म तार में।
स्विच जो लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी है प्रेरित चुंबकत्व पर और डी है प्रेरित विद्युत पर। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ बच्चों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। इसको जो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ए नंबर है कोयला, बी है लकड़ी, सी है पेट्रोलियम, डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 है सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, ए नंबर है सौर कुकर को संयोजित कर, बी है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, सी है सौर जल ऊष्मकों को संयोजित कर और डी है सौर केंद्रों को संयोजित कर। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोग का वो है क्वेश्चन 27 का बी नंबर, यानी अनेक सौर सेलों को संयोजित कर जो है सौर पैनल बनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए नंबर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या होगा राइट बताओ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन ए नंबर है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सौर ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जो हम लोग उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, तो कह रहा है कि सौर ऊर्जा से हम क्या अंत में प्राप्त नहीं कर सकते। और ऑप्शन है भू ऊष्मीय ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा और सी है जीव द्रव्यमान और डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हम लोग का तो वो है डी नंबर, यानी नाभिकीय ऊर्जा। कहने का मतलब है कि जो है संचित सौर ऊर्जा से जो है हम अंत में जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी नाभिकीय ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। कह रहा है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। पहला है पेट्रोलियम, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है कोयला। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, गोबर गैस, कोयला ये सब क्या है, ये सब जीव द्रव्यमान ऊर्जा का एक स्रोत है। तो सी नंबर हम लोग का इसका आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। प्रकाश का ए नंबर है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का
वो होगा बी नंबर, यानी प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन था कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ती है या उससे दूर हट जाती है। अगर अलग अलग माध्यम है तो वो जो है इस घटना को क्या कहता है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर है बी नंबर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का नहीं होगा, यहाँ पे होगा कम, यहाँ पे होगा कम। कम मालूम पड़ने का कारण है, तो ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश सी है प्रकाश का अपवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। बोल रहा कि पानी में अगर भरी बाल्टी है तो हम लोग को गहराई कम मालूम पड़ता है, मतलब वास्तविक गहराई कुछ अलग होता है और आभासी जो हम लोग को जो दिखाई पड़ता है वो कम पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है या विक्षेपण होता है या अपवर्तन होता है? तो ये जो घटना जो होता है ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो यानी 32 का जो ऑप्शन सी नंबर हम लोग का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ए नंबर है 2 डायोप्टर, बी है -2 डायोप्टर, और सी है 5 डायोप्टर, और डी है -5 डायोप्टर। तो इसको जो है हम लोग जो है बना लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो F बराबर जो दिया हुआ है फॉर्मूला होता है F बराबर 1/P, ठीक है। तो फोकस दूरी जो ये जो 1 जो होता है ये मीटर में रहता है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो ये 20 दिया हुआ है और ये वो 1 जो है मीटर में है, तो इसको लिखेंगे 100/P। तो इसको कटा देते हैं, 2 5 10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यानी पी का जो आंसर होगा वो 5 डायोप्टर। तो यानी 33 का जो ऑप्शन हम लोग का होगा। और यहाँ पे देखना होगा कि एक अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, तो वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो आंसर होगा माइनस होगा आंसर। तो यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी 5 डायोप्टर। तो चूँकि यहाँ अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी क्षमता जो है -5 डायोप्टर निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन बना सकता है। क्वेश्चन ए नंबर है कांच की समतल पट्टी, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उत्तल लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। सघन माध्यम मतलब हुआ जिसका घनत्व अधिक है, और विरल माध्यम में हुआ कि सघन माध्यम की तुलना में इसका घनत्व कम है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो सघन माध्यम, और जिसका घनत्व कम होगा तो वो विरल माध्यम। तो पूछ रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो इसका आंसर बताओ। तो ऑप्शन है दोनों कोण बराबर होते हैं, बी है आपतन कोण बड़ा होता है, सी है अपवर्तन कोण बड़ा होता है, और डी नंबर यहाँ होगा कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होता है। कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है प्रकाश, तो वह अभिलंब से जो है दूर हट जाती है विरल माध्यम में, तो उसका कोण क्या होगा, बड़ा होगा, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उत्तल लेंस क्या है, कैसा होता है। ऑप्शन ए है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बी है बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, सी है कि मोटाई सभी जगह समान होती है, और डी है कोई सही नहीं है। आंसर क्या होगा बच्चों इसका।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस का कैसा होता है? उत्तल लेंस जो है ऐसे बनता है। तो इसका दोनों साइड में क्या है? पतली है और बीच में जो है अधिक मोटा है। तो यानी इसका आंसर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। अगर मान लो कोई मीडियम अगर विरल है और कोई सघन है, तो जब प्रकाश जब विरल से जाती है सघन माध्यम में तो उसकी चाल में जो है परिवर्तन हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वो घटना क्या होता है? अपवर्तन कहलाता है। तो वही पूछ रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वो अपवर्तन की घटना कहलाता है। तो 37 का राइट आंसर हम लोग का ए है, यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी है लकड़ी, सी है मिट्टी और डी है कांच। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी मिट्टी। यानी मिट्टी का उपयोग हम जो है लेंस नहीं बना सकते मिट्टी से। निम्नलिखित में किस क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 38 का सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो बताओ इसका क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 39 का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि डायनमो जो होता है वो परिवर्तित करता है, क्या करता है? तो उसको याद रखिएगा विद्युत मोटर का उल्टा, यानी डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसको याद रखिएगा विद्युत मोटर में जो यहाँ विद्युत है तो ये परिवर्तित करेगा ट्रिक है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ए नंबर है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अपरिवर्तित रहता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका हम लोग का आंसर होगा ए नंबर, यानी बढ़ता है। ताप बढ़ने पर यदि किसी तार की अगर उसका ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। वो प्रतिरोध जो है बढ़ने का इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। तो हम लोग का सवाल यहीं तक था। तो बच्चों कमेंट में बताना कि ये जो साइंस का यानी फिजिक्स जो हम लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी देखे और इसको अच्छी तरह से हल किए। तो सभी बच्चों जो है कमेंट में बताइएगा कि 40 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है कृपया चैनल जो है हक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।